जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करके एक एक करके अच्छे से देखिए ना। पिछले 2-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था फ्रेंड्स, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स आया था। आपके जो मैं जिस सॉफ्टवेयर से मैं अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आया था। उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम समझेंगे आज के जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 7 कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के सीरीज में क्लास 6 ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट किया आपके साथ। क्लास 7 ज्योग्राफी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर सेकंड में आपके इनसाइड आवर अर्थ यानी कि हमारे धरती का जो पार्ट है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, जो धरती के नीचे जो है ना फ्रेंड्स, ये पार्ट्स क्रस्ट मेंटल एंड कोर, इसका ना आपको थोड़ा बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना। जो धरती के नीचे वाले जो जिस चीज को हम पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हम जियोलॉजी, है ना। और पृथ्वी की जो धरती के ऊपर वाले जो सतह को पढ़ते हैं ना, उनको बोलते हैं हम ज्योग्राफी, उसको बोलते हैं हम ज्योग्राफी। अब जियोलॉजी और ज्योग्राफी यानी कि यहाँ पे हम जियोलॉजी क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ज्योग्राफी समझने के लिए थोड़ा जियोलॉजी की आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर जैसे आप कोई माउंटेन्स पढ़ रहे हो, माउंटेन्स तो जो है ना फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले कहा था, जैसे हमारा हिमालय का जो पर्वत है वो कैसे बना है? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का क्या हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, जब दो प्लेट्स एक दूसरे में टकरा जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके ऐसे पहाड़ बनते हैं। जैसे हमारा हिमालय है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है ना फ्रेंड्स, मैंने ज्योग्राफी के एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो आप जाके देखिए कि हमारा हिमालय के पर्वत जो है ना वो कैसे बनी है। बोलने का मतलब क्या है ना फ्रेंड्स, हमें इनसाइड आउट अर्थ यानी कि हमारे धरती के नीचे का जो जियोलॉजी है ना वो थोड़ा पता होना चाहिए ज्योग्राफी समझने के लिए। क्यों? ज्योग्राफी जो है ना फ्रेंड्स, वो हम आपके सरफेस के ऊपर क्या-क्या फीचर्स है वो हम पढ़ते हैं ना, रिलीफ फीचर्स। अब जियोलॉजी क्यों ज़रूरी है हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज होना है? क्योंकि जब धरती के ऊपर कुछ पहाड़ है तो वो कुछ नीचे के फोर्स से बना होगा ना। दैट्स व्हाई हमें थोड़ा बहुत जियोलॉजी की नॉलेज भी होना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे एक आपकी चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ यानी कि धरती के अंदर क्या-क्या फीचर है वो हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी इस किताब में। जो हमारा धरती है ना फ्रेंड्स, ये होम एक डायनेमिक प्लेनेट है ना, ये आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वो हमने अच्छे से पढ़ा था पिछले वीडियोस में। डायनेमिक प्लेनेट क्यों? यहाँ पे जो चीजें होता है ना फ्रेंड्स, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई आपके पहाड़ बनना होगा तो जो हमारे हिमालय की ही आप एग्जांपल ले लीजिए ना। जैसे हमारा हिमालय सालों साल पहले नहीं थे, फिर क्या हुआ, कंटिनेंट जो कंटिनेंट्स के है ना, कंटिनेंटल प्लेट्स के मूवमेंट हुए यहाँ से वहां, फिर जाके जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का क्या हुआ, एक दूसरे में टकराना शुरू हो गया, तो ऐसे हमारा हमारा हिमालय के पर्वत बन के आया ना। तो इस तरह से हमारा जो प्लेनेट है ना फ्रेंड्स, अर्थ धरती, यानी कि ये क्या है, डायनेमिक प्लेनेट है ना। ये चेंज होते रहते हैं, आप समझ सकते हो। फिर पहाड़ ऊपर आ जाते हैं, फिर जब सरफेस पे आते हैं तो इरोजनल एक्टिविटी, फिर डिपोजिशनल होता है, फिर अलग से लैंडफॉर्म बनते हैं ना। लैंडफॉर्म बनते हैं, फिर आते हैं, फिर इरोजन होता है। दैट मीन्स हमारा धरती जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, एक डायनेमिक प्लेनेट है ना, ये आप समझ सकते हो। अब ये हमारा धरती जो है ना फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं ना, आप समझ सकते हो। ये चेंज होते रहते हैं, हमारे धरती के ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, फिर इरोजन हो जाते हैं, फिर वहां ले जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं, फिर कहीं जाके डिपोजिशन हो जाते हैं, फिर और तरीके के लैंडफॉर्म बनते हैं। इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड जो है ना फ्रेंड्स, ये अंडर गोइंग चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं ना। अब जो है ना फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि आप सोच सकते हो कभी कि हमारे इंटीरियर ऑफ यानी कि हमारे धरती के अंदर क्या क्या है, कि भाई हमारे धरती के जो नीचे जो है ना पार्ट, वो किस चीज से बनी है, वो हम इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के नीचे है ना। आपने प्याज देखा है ना, देखा होगा ना फ्रेंड्स घर में, देखा होगा क्या, मतलब हम देखते हैं प्याज को है ना, जब हम सब्जी बनाते हैं घर में। आपने अनियंस को जब देखते हैं ना फ्रेंड्स, उसके लेयर्स होते हैं ना, आप देख सकते हो। आप जब एक अनियन को अपने हाथ में ले सकते हैं, फिर आप जब अनियंस को ऐसे देखेंगे ना, तो उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। इसी तरह सेम हमारे धरती के अंदर भी लेयर्स होते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट तो सबसे ऊपर होते हैं ना, इस तरह। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साइड पे बना देता हूँ डायग्राम्स को, है ना, तो फिर आप इजीली समझ सकोगे, है ना। ये आपके फॉर एग्जांपल कोर मानिए, इसको आप मेंटल मानिए, और इसको क्रस्ट मानिए ना। क्रस्ट तो सबसे ऊपर है। तो इस तरह के है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, कंसेंट्रिक लेयर है ना, इसी को बोलते हैं हम कंसेंट्रिक लेयर्स, एक के ऊपर एक है ना।
यानी कि आप जब प्याज को देखते हो ना, अनियन भी क्या है, कंसेंट्रिक लेयर, एक के ऊपर एक होते हैं ना लेयर्स। इसी तरह सेम हमारे धरती के लेयर्स भी ऐसे ही कंसेंट्रिक लेयर्स में होते हैं, वन एक के ऊपर है ना, जैसे ये कोर हुआ, ये मेटल हुआ, ये क्रस्ट हुआ, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो आपके क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर, क्रस्ट और मेंटल का अपने आप का एक बाउंड्री है, और मेंटल और कोर में अपने आप में एक बाउंड्री है ना। एक एक जैसे कि आप सीमाएं देखते हो ना फ्रेंड्स, बहुत सारे देशों को आप वर्ल्ड में जब खोल के देखेंगे तो आप कंट्रीज की सीमाएं देखते हो, बाउंड्रीज है ना। इसी तरह जो ये लेयर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इसके भी क्या है, सीमाएं हैं, यानी बाउंड्री है ना, क्रस्ट के, मेंटल के और कोर के। अब मेंटल में भी टू पार्ट थे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और ये जो आपके कोर है ना फ्रेंड्स, धरती के सबसे जो नीचे, उसका भी दो लेयर है, अपर कोर एंड लोअर कोर है ना। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपने सुना होगा लिथो एस्थिनोस्फियर। एस्थिनोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ पे है, आपके क्रस्ट और मेंटल, यानी कि मेंटल के अंदर है ना एस्थिनोस्फियर। यही एस्थिनोस्फियर के अंदर ऊपर क्या है, हमारे कंटिनेंटल प्लेट्स और ओशियनिक प्लेट्स। प्लेट्स टू टाइप के होते हैं, ओशियनिक प्लेट्स एंड कंटिनेंटल प्लेट्स। कंटिनेंटल प्लेट्स हुआ जो लैंड मास के ऊपर है ना, और ओशियनिक प्लेट जो समुद्र के प्लेट्स हुआ है ना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, यही प्लेट्स क्या होता है, एस्थेनोस्फियर के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है। तो क्या हुआ, ये स्थिनोस्फियर के ऊपर फ्लोट करने के मतलब क्या हुआ, इसीलिए हमारे कंटिनेंट जो है ना फ्रेंड्स, कंटिनेंट्स नहीं है हमारे, प्लेट्स कंटिनेंटल हो या ओशियनिक प्लेट्स मूवमेंट कर रही है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारे स्थिनोस्फियर के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। क्यों, स्थिनोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यहीं से हमारा जो लावा होता है ना फ्रेंड्स, ज्वालामुखी पड़ते हैं, कहाँ से, ये स्टेनोस्फियर से फिर बाहर आते हैं ना धरती के ऊपर। वो फिर हम देखेंगे आगे आगे क्या है ना फ्रेंड्स। बोलने का क्या मतलब है, जो स्टेनोस्फियर के ऊपर जो है ना फ्रेंड्स, हमारे सारे प्लेट्स, चाहे वो कंटिनेंटल हो चाहे वो ओशियनिक प्लेट्स हो, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। दैट्स वाई जब आप पढ़ते हो ना कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब एक दूसरे में टकराना शुरू हो गया ना फ्रेंड्स, तब क्या हुआ, हमारे हिमालय का जो पर्वत हुआ ना, ऐसे ही बना है। देर दिन जो हिमालय, बोलने का क्या मतलब है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कहाँ पे है, स्थिनोस्फियर के ऊपर। स्थिनोस्फियर के ऊपर ऐसे होगा ना, तब जाके वो फ्लोट कर रही है। अदरवाइज अगर स्थिनोस्फियर फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए नहीं होगा, तो प्लेट्स भी कहाँ, मतलब कैसे मूव करेंगे ना। अब जब ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर बैठे हैं ना, स्टेनोस्फीयर मैंने क्या बोला था कि ये लिक्विड फॉर्म में, अब लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से हमारे सारे प्लेट्स क्या हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं ना। दैट्स व्हाई आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है ना, 8,848 मीटर हाइट है ना उनका, हमारे ये जो माउंट एवरेस्ट का वर्ल्ड हाईएस्ट है ना, इसका थोड़ा सा हाइट और बढ़ गया है। इसको बोलने का क्या मतलब है, अभी भी देर मीन्स हिमालय के पर्वत क्या हो रहा है, ऊपर आ रही है ना, राइज हो रही है। यही जो हमारे सारे प्लेट जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, स्थिनोस्फीयर के ऊपर। अब ये जो लेयर्स है ना फ्रेंड्स, हमारे चाहे क्रस्ट हो, मेंटल हो, कोर, ये तीनों किस फॉर्म में है, कंसेंट्रिक लेयर। कंसेंट्रिक मींस एक के ऊपर जो अनियन होते हैं यानी प्याज होते हैं, वो मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस किया था। फिगर 2.1, 2.1 में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये कोर मेंटल का बाउंड्री, यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो। फिर है मेंटल, फिर है लिथोस्फियर। अब लिथोस्फियर क्या होता है ना फ्रेंड्स, अब मैंने आपसे बोला था चार डोमेन्स होते हैं, लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड ये जब तीनों इंटरेक्शन होते हैं तो बनते हैं हमारा बायोस्फियर। अब लिथोस्फियर जो है ना फ्रेंड्स, यही क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट कितने किलोमीटर नीचे है, 35 किलोमीटर फ्रॉम द कंटिनेंटल एंड 5 फ्रॉम द ओशन फ्लोर, यानी ओशनिक। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, इस चीज को आप मानिए कंटिनेंटल एंड ओशियनिक। अब ये जो ओशंस है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मान के चलिए ये ओशंस है, पानी है ना, पानी होते हैं ओशंस के अंदर। अब जो हमारे ओशंस के जो अ, ये होता है ना फ्रेंड्स क्रस्ट, इसके कितने किलोमीटर ये गहरा है, 5 किलोमीटर है ना, यानी कि 5 किलोमीटर नीचे है। अब कंटिनेंट, जैसे आप यहाँ पहाड़ हो गए, अब मान के चलो यहाँ पे आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े हैं। अब माउंट एवरेस्ट से यहाँ जो है ना फ्रेंड्स, कम से कम कंटिनेंटल कितने किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। यानी कि कंटिनेंट, जब कंटिनेंट पे बैठते हो ना, लैंड मास पे कहीं जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर क्रस्ट का जो थिकनेस जो है ना, वो कितने किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। आप समझ सकते हो ना। अब जैसे जैसे आप ओशन में ऐसे उतरेंगे, ये जैसे ये कॉन्टिनेंट है, आप ऐसे ओशन में जा रहे हो ना, यहाँ पे डायग्राम है नीचे, वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से जब आप नीचे खोदेंगे ना, तब 35 किलोमीटर क्रस्ट नीचे है ना, तो उसके बाद फिर मेंटल शुरू होता है। बट जो हमारा ओशन जो है ना फ्रेंड, ओशन कितने किलोमीटर नीचे है, 5 किलोमीटर।
किलोमीटर, तो आप समझ सकते हो क्योंकि ये गहरा है ना, पानी इसी के अंदर है। इसीलिए आप मतलब आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे और हमारा रोज़मर्रा की हम ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे देखते हैं ना फ्रेंड्स कि ओशन के अंदर ज्वालामुखी फटने की वजह से सुनामी आया है ना, ये आप सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, नज़दीक है ना पोल से, क्या बोलते हैं मेंटल से, सॉरी। दैट्स व्हाई यहाँ पे ज्वालामुखी जो है ना फ्रेंड्स, समुद्र में ज़्यादा फटते हैं ना। दैट्स व्हाई क्यों यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो हमारे ओशियनिक क्रस्ट जो है ना फ्रेंड्स, थिकनेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गहरा है। गहरा होने की वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा फटती है। दैट मीन्स जब समंदर में ज्वालामुखी फटते हैं ना फ्रेंड्स, तब जो साइड के जो कोस्टल प्लेन्स है ना, वहाँ पे क्या आते हैं, सुनामी हमें देखने को मिलते हैं, वो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। अब जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस की जो अपर मोस्ट लेयर है ना फ्रेंड्स, ये वाली, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। जो मैंने अभी बोला, और क्रस्ट का जो यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर ये नीचे है, कहाँ से, कंटिनेंटल से। यहाँ पे डायग्राम है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से हम, अब समझ लीजिए यहाँ से यहाँ कितने किलोमीटर है, 35। ऑब्वियसली वो आप खुद अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं ना। जब कंटिनेंट पे होगा तो कितने किलोमीटर नीचे है, 35। जब आप ओशन में उतरेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ से ओशन, ओशन क्यों, गहरा है, गहरा होने की वजह से जो उसका कंटिनेंट क्रस्ट का जो थिकनेस है ना, वो कितने किलोमीटर आपको है देखने को मिलेंगे, 5 किलोमीटर, को आप समझ सकते हो। तो ये वो फ्रेंड्स कंटिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट, आपने अच्छे से समझे होंगे। और मैंने आपसे यहाँ पे और एक चीज डिस्कस किया था, इनर कोर एंड आउटर कोर। कोर के दो पार्ट हैं, इनर कोर और आउटर कोर। जो सबसे वाला नीचे जो है ना फ्रेंड्स, वहां पे हम आगे जब हायर क्लास में जाएंगे, फिर नीचे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से सॉलिड फॉर्म में है, फिर उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में है, फिर जो मेंटल में आते हैं, फिर यहाँ पे स्टेनोस्फियर है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज दे रखा है फ्रेंड्स। आगे जब हम क्लास 11-12 में जाएंगे ना, वहाँ पे हमें अच्छे से डिस्कस करना है ना। अब यहाँ पे अगर कोई स्कूल पर्पज से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। दैट्स वाई जितना जितना इस किताब में इंफॉर्मेशन है, उतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने समझे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप है ना, धरती के इतने पार्ट को आप बाहर काट के लाइए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इतने पार्ट को, इस पार्ट को आप बाहर काट के लाइए। अब जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे है, और यहाँ पे है मेंटल एंड यहाँ पे है क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के कितने, 35 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन, कंटिनेंट सॉरी, एंड 5 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन। वो मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं आपके मेंटल, मेंटल और कोर के बीच में वो कितने किलोमीटर है, वो हम देखेंगे आगे। 2900 किलोमीटर आगे आप जब डिस्कस करेंगे, वहां देखेंगे। और सबसे नीचे जो है ना फ्रेंड्स, वो है आपके कोर। अब कोर के भी दो पार्ट हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो आउटर कोर है वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड। अब ये क्यों है, टेम्परेचर और प्रेशर, वो जब हम हायर क्लास पे जाएंगे ना, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये कंटिनेंटल क्रस्ट है ना, अब ये ओशन है, तो ओशनिक क्रस्ट, अलग अलग के क्रस्ट हमें देखने को मिलेंगे, कंटिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। यानी कि क्रस्ट क्या हुआ ना फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के सबसे ऊपर वाले सतह को है ना, ये वाले सतह को, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हार्ड सरफेस, जिसको हार्ड बोलते हैं ना, लिथोस्फियर। लिथोस मीन, जो मैंने पहले की वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि रॉकी सरफेस है ना, पत्थर और चट्टाने, इसी को बोलते हैं लिथोस्फियर, यानी कि हार्ड सरफेस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रस्ट, है ना। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, वो हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। आज जो है ना फ्रेंड्स, आपके क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर क्या है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका इन एल्यूमिना, है ना। यानी कि जब हमारे क्रस्ट के ऊपर हमें सबसे ज्यादा कौन से मिनरल देखने मिलते हैं, हमारे यहाँ सिलिका इन एल्यूमिना, है ना। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं सीआर। सीआर मीन्स, एस आई मीन्स सिलिका, एल मीन्स एल्यूमिना, है ना। ये आप समझ सकते हो, सीआर, सिलिका इन एल्यूमिना। ये आप आपकी किताब में इंफॉर्मेशन है, जितना इंफॉर्मेशन है उतना ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ हम डीप में जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे ना। दैट मीन्स जो हमारे क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मिनरल हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, आपके कॉन्टिनेंटल मास पे, सिलिका एंड एल्यूमिना। ये आप याद रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई क्रस्ट के जो कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर जो है ना, कौन सा मतलब मेन मिनरल कौन सा है, कि फिर आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा होगा, सियाल, सीमा, है ना। तो आपको क्या टिक करना है, सियाल, है ना। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिना, है ना। चलिए फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं, हम देखेंगे आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे थे ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, यानी कि कॉन्टिनेंटल, मैंने आपके साथ दो डिस्कस किया था, एक है कॉन्टिनेंटल, दूसरा है ओशियनिक।
अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो है ना फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं फॉर एग्जांपल के लिए, अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा है? सीआर यानी कि सिलिका। यानी कि अब ओशियनिक क्रस्ट में आप जाएंगे ना, ओशियनिक क्रस्ट में कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर? यानी कि सीमा, यानी सीमा का मतलब हुआ सिलिका एंड मैग्नीशियम। एस आई मीन सिलिका, एम ए मीन्स मैग्नीशियम। अब आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। फिर भी मैं एक बार और समझाता हूँ फ्रेंड्स। ये है आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक क्रस्ट। देखिए, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो मैंने बोला था ना फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल के तादाद ज्यादा होते हैं? तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जब आप ओशन में जाएंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा मिनरल ज्यादा हमें देखने मिलते हैं? सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये आप समझ सकते हो। फिगर 2.2 में आपको दे के रखा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। ये हुआ ओशियनिक क्रस्ट और ये हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे जब आप खोदने लगेंगे ना, तो हमें क्या मिलेंगे? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पे जब मिलता है ना, वो सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन से होते हैं ओशियनिक क्रस्ट में? सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, इसको भी आप समझिए। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट आज तक जो खोदा गया है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। नीचे कितने किलोमीटर खोदा गया है? 4 किलोमीटर। यानी कि ये तो मतलब ना के बराबर हुआ ना। इंजीनियर्स क्या सर्च कर रहे हैं? ऑयल जो है ना फ्रेंड, ऑयल ड्रिलिंग करते हैं ना, वहां से तेल निकालने के लिए 4 किलोमीटर को अंदर खोदा गया है, जमीन के अंदर है ना। ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। जब डग है, ऑल अबाउट 6 किलोमीटर तक तो जा सकते हैं डीप में ना। उसके अंदर फिर आप समझ सकते हो कि फिर प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स। उस हिसाब से इतना टेक्नोलॉजी नहीं है ना। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है ना कि हम कोर तक मतलब पहुंचने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उतना टेक्नोलॉजी अब इतना एडवांस नहीं है। तो अब जाए आगे आगे जब बढ़ते हैं इंसान, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या होता है। यू विल हैव डिग है ऑल ऑफ 6000 किलोमीटर नीचे जाने के लिए। अभी तक तो हम कितने गए हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर है ना। अब ओशन फ्लोर पे, तो ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। फिर 6000 किलोमीटर तक जाने के लिए उतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए होगा ना। चलिए, कोई इशू नहीं। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके मेंटल। आई होप आपने क्रस्ट अच्छे से समझे होंगे। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है ना फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं क्रस्ट। अब लिथोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो क्रस्ट का जो पार्ट है ना, ये क्या है? हार्ड है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चट्टाने हैं, बड़े बड़े पत्थर है। दैट मीन्स यहाँ पे हार्ड होने की वजह से हम इसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके मेंटल। मेंटल जो है ना फ्रेंड्स, मेंटल कितने किलोमीटर के नीचे है? जब आप यहाँ इसमें पे देखोगे ना फ्रेंड्स, 1 मिनट में इसको रब करता हूँ। ये जो है ना फ्रेंड्स मेंटल, मेंटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर है आपके? 2900 किलोमीटर है ना। यानी कि 2900 किलोमीटर से नीचे है। कहाँ से? क्रस्ट के बाउंड्री से लेके, क्रस्ट और मेंटल और क्रस्ट और क्रस्ट के बाउंड्री से लेके कोर की बाउंड्री तक जो आपके मेंटल का जो डेप्थ है ना फ्रेंड्स, ये कितने हैं आपके? 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के नीचे। यानी ये जो क्रस्ट है, यहाँ पे आपके मेंटल है। मेंटल से कोर की बाउंड्री तक कितने किलोमीटर आपको है? यानी 2900 किलोमीटर। तो ये आप समझ सकते हैं। अब जो इनर मोस्ट लेयर है ना फ्रेंड्स, जो सबसे नीचे है, इज द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट, अब इसके रेडियस जो है ना वो कितना है? 3500 किलोमीटर है ना। अब इनर मोस्ट लेयर, धरती का सबसे जो इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? आपके कोर। और कोर का जो रेडियस है ना वो कितने हैं आपके? 3500 किलोमीटर। ये आप याद रखिए। अब जो आपके कोर जो है ना फ्रेंड, ये किस चीज से बनी है? निकल एंड आयरन, यानी कि निफे है ना। ये आप समझ सकते हो। निकल और आयरन सबसे धरती के सबसे जो नीचे जो मिनरल कौन है ना फ्रेंड्स, कौन से मिनरल है? निकल एंड आयरन। NiFe है ना। Ni मीन्स निकल, Fe मीन्स फेरस यानी आयरन है ना। ये आप समझ सकते हो। अब जो सबसे जो नीचे है ना फ्रेंड्स, आप मैंने आपसे क्या बोला था? जो कोर के भी जो है ना, उसकी भी दो लेयर्स यानी कि अपर कोर एंड लोअर कोर। यानी कि जो सबसे जो लोअर कोर है ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या है? वही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर बहुत होने की वजह से जो आपके सबसे जो नीचे वाला जो कोर है ना, वो क्या है? सॉलिड फॉर्म है ना। ये आप समझ सकते हो। अब ये सॉलिड लेके तो हम आगे जब क्लास में जाएंगे ना, हायर क्लासेस में, कि बाउंड्री क्या है, इंस्ट्रूमेंटल का बाउंड्री है, जो बहुत सारे मॉडिस कंटिन्यूटी। अभी अब जब बच्चे स्कूल पर्पज पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा समझने में मुश्किल होंगे ना, इसीलिए हम जितना इन्फॉर्मेशन आपकी किताब में है उतना ही हम डिस्कस करेंगे।
देयर में जो आपके कोर में जो है ना फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? निकल एंड फेरस यानी आयरन, है ना? ये आप समझ सकते हो। अब जो वॉल्यूम जो है ना फ्रेंड्स, आपके आपके जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट की कितने परसेंट वॉल्यूम है? खाली 1% है ना? क्यों? क्योंकि उसका आप थिकनेस समझ सकते हो, थिकनेस कॉन्टिनेंट से 35 एंड ओशन से 5 किलोमीटर्स। जब जबकि आप जब मेंटल में जाएँगे ना, मेंटल का आपने देखा 2900 किलोमीटर्स का पूरा डेप्थ है। दैट्स व्हाई इसका वॉल्यूम भी कितना है? 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% जो है ना फ्रेंड्स, आपका वॉल्यूम किसके पास है? धरती का वॉल्यूम वो है कोर के अंदर, है ना? हमारे पूरे पृथ्वी का यानी धरती का रेडियस अप्रोक्सीमेटली लमसम 6371 किलोमीटर, जो आप समझ सकते हो रेडियस और डायमीटर क्या होता है ना। अब रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं हम देखेंगे, क्योंकि हम जो क्रस्ट के ऊपर बैठे हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या है? रॉक से बनी है, लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, हार्ड है ना, हार्ड सरफेस। जो आपका जो क्रस्ट है ना फ्रेंड्स, वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो आपके सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं ना, वो किससे बनी है? चट्टानों से और हार्ड पत्थरों से, है ना? इससे बनी है, जिसको हम लिथोस्फीयर से बनी है, जिसको हम लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब रॉक्स किसको बोलते हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दे मेक्स अप अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो सारे मिनरल्स जिससे अर्थ के क्रस्ट को बना है ना फ्रेंड्स, जितने भी मिनरल होंगे, आप उसमें बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, बहुत सारे मिनरल जो है ना फ्रेंड्स, जो धरती को हार्ड बना के रखा है ना, उसी को हम बोलते हैं रॉक। सारे ऐसे सारे नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, और आप धरती के अंदर आप समझ सकते हो कहीं हजारों लाखों टाइप के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं ना। उन सारे मिनरल्स को जब अर्थ का जो ऊपर वाला सतह जो है ना फ्रेंड्स, वो हार्ड बनाते हैं ना, उसी हार्ड को क्या बोलते हैं हम? रॉक यानी चट्टान, है ना? अब रॉक भी अलग अलग कलर के होते हैं, साइज के होते हैं, टेक्सचर के होते हो, आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा। आप जब आप किसी जगह पे जाते हो ना, तो अलग टाइप के रॉक्स मिलते हैं, फिर आप और जगह पे जाते हो, अलग अलग टाइप्स के रॉक्स आपको देखने को, पत्थर देखने को मिलते हैं ना। बोलने का क्या मतलब है? पत्थर के अलग टाइप कलर होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर होते हैं ना। अब जो है ना फ्रेंड्स, हम जो बोलते हैं ना रॉक्स में कितने टाइप है? 3 टाइप, यानी कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन तीनों में थोड़ा बहुत आपके इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है किताब में, वो हम देखेंगे। इग्नियस जो है ना फ्रेंड्स, ये आया है आपके लैटिन शब्द से ना, इग्निस, जिसका क्या मतलब है? फायर, यानी कि आग, है ना? क्यों? क्योंकि ये जब ज्वालामुखी फटते हैं ना, नीचे से जो लावा बाहर आता है ना फ्रेंड्स, मैग्मा, मैग्मा हुआ जहाँ वो जमीन के अंदर होते हैं ना, तब उसी को बोलते हैं हम मैग्मा। जब ये बाहर आ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब हम बोलते हैं लावा, है ना? जब बाहर आते हैं तो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ठंड होने की वजह से बाहर आके सॉलिड हो जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो जो आपके इग्नियस जो है ना फ्रेंड्स, ये लैटिन शब्द से आया है इग्निस, जिसका क्या मतलब है? फायर। सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द है सेडिमेंटम, जिसका मतलब क्या है? सेटल डाउन, है ना, यानी बैठ जाना। जैसे जैसे आपके इग्नियस रॉक बाहर आएंगे, फिर क्या होगा? इरोजन होंगे, पानी अपने साथ ले जाएंगे, हवा अपने साथ ले जाएंगे ना। अलग अलग नेचुरल एजेंट्स होते हैं, जो मैंने आपके साथ पिछले के 6 क्लास में भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दिया था। फ्लूवियल लैंडफॉर्म, जिसको लैंडफॉर्म जो पानी से बनते हैं, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, है ना, विंड लैंडफॉर्म, जो मतलब अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म जब हम पढ़ेंगे ना, एलुवियल लैंडफॉर्म जिसको बोलते हैं ना, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि अलग जब ये इग्नियस रूप बाहर आएंगे, इरोजन होंगे, तो ये जमीन जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी अपने साथ काट के ले रहा है, तो कहीं पे वो सेटल डाउन करेंगे ना, तो बनते हैं आपकी कैसे? सेडिमेंट्री रूप। अलग अलग कंकर्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से जब ये लेयर्स बनते हैं ना, तो आपके बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये भी आपके ग्रीक शब्द हैं, ये आपके ग्रीक शब्द से आए हैं, जिसका क्या मतलब है? मेटामॉर्फोस, है ना, जिसका क्या मतलब है? चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि ये जो आपके सेडिमेंट्री और इग्नियस जब चेंज हो जाते हैं ना, यानी कि किसी रॉक के फॉर्म को चेंज होना, उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक, है ना। चलिए फ्रेंड्स, जो आपके इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है वो हम देखेंगे। जब आपके मोल्टन जब है ना फ्रेंड्स, मैग्मा बाहर आते हैं ना, लावा, तो ये ठंड होना शुरू हो जाता है, बट जो ये जमीन के ऊपर आते हैं ना, धरती के ऊपर आते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर, तब क्या बनता है ना फ्रेंड्स? सॉलिड रॉक्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब नीचे होगा तो ये गर्म है ना, मैग्मा के फॉर्म में है। जब ये बाहर आएंगे ऑब्वियसली ये ठंड हो जाएंगे, तब जाके जो बाहर आते हैं ना लावा, फट के बाहर जब धरती के ऊपर आते हैं, अब एटमोसफियर की ठंड की वजह से ये हार्ड रॉक्स बनते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। आपने थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि इग्नियस रॉक्स किस चीज को बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स हुए जो जमीन के अंदर मैग्मा होता है ना, वो जब बाहर आते हैं, तब ये ठंड हो जाता है ना, तो ठंड होने की वजह से ये क्या बनेंगे? सॉलिड रॉक्स बनेंगे, उसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स।
अब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। क्यों? क्योंकि बाकी जो रॉक्स है ना वो इसी, जब ये बनेंगे ना तब जाके आपको बाकी रॉक्स बनेंगे ना। अब जमीन के अंदर से तो पहले कहीं से कुछ आना चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि ये सबसे पहले बनते हैं ना। अब इसके भी दो टाइप्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है देखिए। जब लावर बाहर आते हैं ना फ्रेंड्स, वोल्केनो के थ्रू, ज्वालामुखी फट जाते हैं ना वोल्केनो के थ्रू, तो क्या होगा तो आप समझ सकते हो। जो लावा है ना ये क्या है, वेरी रेड मोल्टन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है ना। पिघलते हुए पत्थर जब बाहर आ जाते हैं ना तो क्या होता है, तो जमीन के अंदर से जब सरफेस पे आते हैं तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर आते आते ये कूल डाउन हो जाएंगे, ठंड हो जाएंगे, तो ये आगे क्या होगा, फिर ये सॉलिड हो जाएंगे ना, हार्ड हो जाएंगे। अब इससे रॉक फॉर्म इन सच वे ऑफ क्रस्ट आर कॉल्ड द एक्सटेसिव इग्नियस रॉक्स। जब लावा जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं ना फ्रेंड्स, पूरे सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जब ये पहुंच जाते हैं ना ज्वालामुखी के फॉर्म में, यानी कि वोल्केनोस के फॉर्म में, वोल्केनोस के फॉर्म में जब ये मैग्मा बाहर जाते हैं ना लावा, तब आप उस रॉक को बोलेंगे एक्सटेसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि एक्सटेसिव मीन्स बाहर आना, पूरा बाहर आ जाना है ना। बट आपके जो इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स है ना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि द वे रिफाइंड ग्रैंड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बसाल्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है आपके एक्सटेसिव इग्नियस रॉक्स, ये आप याद रखिए। अब जो हमारा डेकन प्लेटो जो है ना फ्रेंड्स, जब हम मैप में हम आपको दिखाया था अच्छे से, ये जो हमारा डेकन प्लेटो जो है ना, डेकन प्लेटो, ये किस चीज से बना है आपके, द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। यानी कि जो हम साउथ इंडिया में जाएंगे ना फ्रेंड्स, वो किस रॉक से बना है, बसाल्ट रॉक्स। ये कैसे बना है, आपके इग्नियस रॉक्स बाहर आया है तो ये ठंड हुआ है, उस चीज से हमारे डेक्कन प्लेटो ऐसे ही बना है ना, ये आप समझ सकते हो। अब डेक्कन प्लेटो किस रॉक से बने हैं, बसाल्ट रॉक से। अब कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब ज्वालामुखी ऐसे जमीन के अंदर फट जाते हैं ना, तो ये जमीन के पूरा सतह पर यानी कि सरफेस पे नहीं आ पाते हैं ना, ड्यू टू सम मतलब रीजन होंगे ना। अब उस रीजन की वजह से क्या होगा, ये पूरा सतह पे नहीं आएंगे, फिर भी जो जमीन के है ना फ्रेंड्स, कुछ किलोमीटर आप बोल सकते हो, थोड़ा बहुत और शैलो डेप्थ है ना, यानी कि जमीन से थोड़ा नीचे वहीं पे सेटल डाउन होता है ना, तब हम जब ये बाहर नहीं आ पाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। वो इग्नियस रॉक्स है बट वो सरफेस पे आ नहीं पा रहे हैं ना। जब ये पूरा बाहर आएंगे तो हम क्या बोला था, एक एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। बट ये जो यही इग्नियस रॉक जमीन के थोड़ा बहुत नीचे कहीं सेटल हो जाते हैं ना, इसको बोलते हैं हम इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, है ना। तो आप ये समझ सकते हो, सिंस दे कूल डाउन स्लोली। अब ये जो जब जमीन के ऊपर नहीं आएंगे तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये अब फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, दो लावा कहीं पे फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी फट गए, ए और बी पॉइंट पे ना। अब ए में क्या हुआ, जो आपके लावा जो है ना फ्रेंड्स वो पूरा बाहर आ गए, और जो बी पॉइंट जो जगह है ना फ्रेंड्स, वहां पे यहाँ पे भी वोल्केनो जो है ना फ्रेंड्स, वोल्केनिक इरेप्शन हुआ, बट ये पूरा जमीन के ऊपर नहीं आ पाया है ना। अब आप खुद बोलिए मुझे कि ये जो है ना फ्रेंड्स, पॉइंट ए वाले पहले कूल डाउन होगा कि पॉइंट बी वाला, ऑब्वियसली जो पॉइंट ए वाला है। क्यों? क्योंकि ये जमीन के पूरा बाहर आया तो एटमोसफेयर में यहाँ पे मैं ना सरफेस के ऊपर ठंड है, ठंड होने की वजह से जो आपके एक्सप्रेसिव इग्नियस जो है ना फ्रेंड्स, वो जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं और हार्ड बन जाते हैं ना। बट आपके जो ये बी प्लेस में जहाँ पे है ना, अब ये जमीन के थोड़ा बहुत नीचे कहीं पे सेटल डाउन हुआ, ये थोड़ा कम टाइम पे ये उतना जल्दी नहीं जितना आपके ने एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स में देखा, उतने जल्दी में नहीं। बट ये जो पॉइंट बी वाला है ना, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लेके ये सॉलिड हो जाएंगे ना। तो इन चीजों में यानी कि एक्सट्रेसिव रॉक्स और इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स में यही फर्क है ना। अब जो हमारा ग्रेनाइट जो है ना फ्रेंड्स, ये सच टाइप ऑफ इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। अब आप मैं आपसे यही कहूंगा, एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल क्या है, बसाल्ट, और इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। अब जो हमारा ग्राइंडिंग जो होता है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें मसाले है ना बनाते हैं, उनको आपने देखा होगा जो मसालों को है ना पीसते हैं, तो इन चीजों में हम कौन से रॉक्स को यूज करते हैं, ग्रेनाइट, जो क्या है इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। जितना मेरे से होगा हो रहा है फ्रेंड्स, उतना मैं अपने नॉलेज को पूरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना। अब फॉसिल्स क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। यानी कि जो रिमेन्स होते हैं ना, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के हो, जो रॉक्स के बीच में ट्रैप्ड होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। बाद में फिर उसे हमें बहुत सारे पेट्रोलियम से निकल जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो आप समझ सकते हो। तो हम बात क्या है क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं ना, ये सारी चीजें। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं प्लांट
डेड ऑफ प्लांट्स, चाहे वो एनिमल्स हो, ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं रॉक्स के बीचों में, है ना, बीच में, तब वो फॉसिल्स बन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उन रिमेन्स को फॉसिल्स, ना, आप समझ सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जब ये इग्नियस रॉक बाहर आएंगे ना फ्रेंड्स, तब क्या होगा, फिर पत्थर टूट जाएंगे अलग अलग एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, जैसे आपके विंड हुआ, धूप हुआ, जब बारिशें होता है, उस वजह से जब इग्नियस रॉक बाहर आएंगे ना फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल एजेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके पानी, आपके ग्लेशियर, आपके हवा, इन सारे है ना फ्रेंड्स, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जब इग्नियस रॉक टूट जाते हैं ना, तो क्या होता है, रोल डाउन होता है, गिर जाते हैं, टूट जाते, क्रैक्स आते हैं पत्थरों में, और क्या हो जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं ना स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, ना छोटे छोटे कंकर जो होता है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही बनते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे कंकर फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे सेडिमेंट्स क्या होते हैं। ये यही स्मॉलर पार्टिकल्स जो बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, है ना फ्रेंड्स, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर टूट जाते हैं अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स क्या होगा, इसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहीं पे, जब ये छोटे छोटे, जैसे आप मान के चले कहीं पे पत्थर जो है ना वो टूट गए, अब ये क्या करेंगे, पानी अपने साथ लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और मैंने आपके साथ इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन पहले की वीडियोस में अच्छे अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था ना। ट्रांसपोर्ट करके उठा के कहीं पे डिपॉजिट करेंगे, जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो ना, ऐसे ही सेम ट्रांसपोर्ट के बाद डिपॉजिट करेंगे, जैसे क्या क्या विंड, एयर, वाटर, ये सारे है ना फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल एजेंट्स है ना, आप समझ सकते हो। अब कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कहीं से ट्रांसपोर्ट हो गए, कहीं पे कलेक्ट हो गया, अब क्या होगा, ये इसके ऊपर बैठेंगे, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बनाएंगे ना, उसी लेयर को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। जैसे कहीं से कोई, है ना फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई पत्थर हो गए ऐसे टूट गए, अब क्या होगा, ऊपर से पानी आ रहा है, पानी अपने साथ कहीं लेके आइए, कहीं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, अब इसके ऊपर ये सब एक एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, अब क्या होगा, फिर बाद में पानी कम हो जाएंगे, आप मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, फिर क्या होगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, फिर लेयर्स बनते हैं। आप आई होप आपने कहीं देखा होगा, जब आप नदी के किनारे, है ना फ्रेंड्स, पहाड़ियों में आप घूमने जाते हो ना, एक के ऊपर एक, है ना, लेयर्स बने होते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि भाई लेयर्स किस रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं, तो कौन से रॉक्स है ये हमारे, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो फ्रॉम लेयर्स ऑफ रॉक्स, यानी कि लेयर्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि जो सैंडस्टोन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो किससे बनते हैं, छोटे छोटे से ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं ना, रेत के छोटे छोटे ग्रेन्स, उसी से क्या बनते हैं हमारे सैंडस्टोन। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, हमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, जो डेड रिमेन होते हैं ना प्लांट्स के, एनिमल्स के, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये क्या होता है, इनके बीच बीच में ना फंस जाते हैं, तो इसी इसी से हमारा क्या बनते हैं, हमारे फॉसिल्स बनते हैं ना। यानी कि इससे क्या पता हुआ कि हमारे फॉसिल्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, है ना। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होते हैं, igneous एंड sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक आप किस तरह कैसे बनते हैं, ग्रेट हीट एंड प्रेशर से, ना। यानी कि जब अब ये कंडीशन है, देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पहले हीट चाहिए, फिर जाके क्या चाहिए, उसके साथ साथ प्रेशर चाहिए। जब इन दोनों के ऊपर हीट एंड प्रेशर बनते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। यानी कि मेटामॉर्फिक जो चट्टाने होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, हीट एंड प्रेशर होने की वजह से, ना। फॉर एग्जाम्पल, क्ले जो है ना फ्रेंड्स, क्ले आपने देखा होगा, वो किस में चेंज होता है, स्लेट में। क्ले जो जब चेंज होता है ना, वो किस में चेंज होगा, स्लेट एंड लाइमस्टोन में। जब इन दोनों का हीट एंड प्रेशर इन दोनों पे पड़ते हैं ना, तो हमारे क्या बनते हैं, मार्बल। लेकिन लाइमस्टोन जो है ना फ्रेंड्स, वो जब इनके ऊपर जब हीट एंड प्रेशर बनते हैं ना, तब जाके हमारा क्या बनता है, मार्बल, जो हमारा मशहूर ताजमहल जिससे बने हैं ना। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इग्नियस रॉक में पढ़ा कि भाई ये बाहर आते हैं इंटरेसिव रॉक्स, थोड़ा शैलो डेप्थ के अंदर, ये वहीं पे जो फंस जाते हैं, सेटल डाउन होता है, फिर वहां पे कूलिंग कूलिंग डाउन का जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा टाइम कम, उतना जल्दी वो कूल डाउन नहीं होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। जैसे कि आपकी ग्रेनाइट हुआ, ऊपर जब आते हैं तो बसाल्ट हुआ, आपकी जो डेक्कन प्लेट हो वो किस चीज से बना है, बसाल्ट से बनी है। तो ये चीजें जैसे आपके सेडिमेंट्री में
पढ़ा कि वहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, इस रॉक्स में हमें लेयर देखने को मिलते हैं। तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जब एक दूसरे से एक के ऊपर एक बैठते हैं तो हमारे लेयर्स बनते हैं। तो उसके बाद आपने मेटामॉर्फिक रॉक्स, भैया अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से जो हमारे इग्नियस एंड मेटम सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब ग्रेट हीट एंड प्रेशर बनते हैं ना, तब हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जैसे कि आपके क्ले है, क्ले जब चेंज होता है ना तो क्या बनते हैं, स्लेट एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चेंज होता है तो क्या बनते हैं हमारे, मार्बल। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। अब ये है ना फ्रेंड्स, हमारे रॉक्स हम अलग अलग टाइप के यूजफुल में आते हैं, बहुत सारे है ना। इंसान के लिए रॉक्स जो है ना फ्रेंड्स, वो मतलब बहुत सारी चीजें बनते हैं, जैसे आपके रोड्स हुए, हाउसेस हुए, बिल्डिंग्स, ये सारे हमारे किससे बनते हैं, रॉक से बनते हो, आप समझ सकते हो। अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हो, आप खुद समझ सकते हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं ना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट व्हिच आर द रॉक्स यूज्ड इन बिल्ड देम। टू पिक्चर्स हैव बीन गिवन, कलेक्ट फॉर यू, यानी कि दो जो आपके पिक्चर जो है ना फ्रेंड, जैसे हमारे ताजमहल है, ताजमहल किस रॉक से बनी है, व्हाइट मार्बल, यानी कि व्हाइट मार्बल कौन से रॉक है, आपके मेटामॉर्फिक रॉक है ना। रेड जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारे रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कौन सा रॉक है, हमने यहाँ पे आज से आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था, यानी कि सैंडस्टोन हमारा कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आप समझ सकते हैं ना। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन अच्छा है ना। अब हम मतलब जब टाइप ऑफ रॉक्स को देखते हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर को देखते हैं ना फ्रेंड्स, आपने कहीं देखा होगा अलग अलग कलर के पत्थर हमें देखने को मिलेंगे ना। जब आप पहाड़ियों में घूमने जाएंगे ना, आप जब पहाड़ पे घूमने जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के रॉक्स देखने को मिलते हैं ना। तो ये कैसे बनते हैं, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इन अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन, साइक्लिक मैनर है ना। तो ये साइक्लिक मैनर होता है ना, तो एक टाइप से दूसरे टाइप के रॉक्स बनना, फिर उसके बाद तीसरे टाइप के रॉक्स बनना। ये जो इसी साइक्लिक टाइप ऑफ रॉक्स है ना फ्रेंड्स, एक दूसरे को शक्ल को चेंज करना, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जो आपके साइकिल का पहिया होता है ना फ्रेंड्स, वो रॉक, जो साइकिल का पहिया होता है ना फ्रेंड्स, वो ऐसे घूमते रहते हैं ना, इसी तरह ये भी हमारा जो पत्थर है ना फ्रेंड्स, चट्टाने, चट्टाने भी क्या कैसे बनते हैं, जैसे आपने देखा इग्नियस रॉक बना, फिर क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक। फिर जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर प्रेशर और हीट पड़ा, कौन सा रॉक बना, आपके मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये साइकिल क्या है ना फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू, जब तक हमारे धरती जिंदा है तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेंगे ना। अपने आप में भी एक नेचुरल प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल, यानी कि एक दूसरे को चेंज होना, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, है ना। आपने पढ़ा कि भाई जो मैग्मा कूल डाउन होता है तो हमारे इग्नियस रॉक बनते हैं। जब ये इग्नियस रॉक ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में जो ये टूट जाते हैं ना, अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिर नदी या कोई विंड की वजह से कहीं पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो कहीं पे डिपॉजिट होगा, तो हमारा क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स बने। अब सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक पे क्या पड़ा, हीट एंड प्रेशर पड़ा, तो हमारा क्या, कौन सा रॉक्स बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स बना। तो ये आप समझ सकते हो, जो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया ना। अब metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma, है ना। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, the metamorphic rocks which are still under great, अब ये जो हमारा metamorphic rocks के ऊपर अभी भी हीट और प्रेशर कंटिन्यू जब पड़ते हैं ना, तो ये क्या होता है, फिर से ये जमीन के नीचे जाएंगे ना। तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स, आपके साइकिल जो है ना वो कंटिन्यू रहते हैं। फिर से ये क्या बनेंगे, आपके मैग्मा बनेंगे, फिर से बाहर आएंगे, इग्नियस रॉक बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे, फिर से आप मैग्मा बनेंगे, है ना। तो इस तरह से ये जो साइकिल जो है ना फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं ना। ये आप समझ सकते हो इस फिगर में दे रखा है ना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका हो गया। अब जो है ना फ्रेंड्स, रॉक्स आर मेड ऑफ, अब जब रॉक्स जो है ना फ्रेंड, पत्थर चट्टान, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स जो हमें देखने को मिलते हैं, फिर है ना, यहाँ हम समझ सकते हो। अब मिनरल्स क्या है, ये नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंसेस है ना, रॉक्स के अंदर पाए पाते हैं, अलग अलग टाइप के रॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उनकी भी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन होते हैं, कि भाई किस रॉक में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, हम समझ सकते हो। अब मिनरल जो है ना वो ह्यूमन काइंड के लिए, इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, बहुत सारे मिनरल्स हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम, है ना। ये सारे किसके अंदर होते हैं, आपके रॉक्स के अंदर, है ना। आप समझ सकते हो।
किन चीज़ के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए आयरन, एल्यूमीनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे क्या है आपके मिनरल जो रॉक्स के अंदर होते हैं, ये आप समझ सकते हो। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र, ये सारा आपको कहाँ पे मिलते हैं, हमारे रॉक्स के अंदर। आई होप यहाँ पे आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे फ्रेंड्स, जितना हो सकता है हमने अच्छे से डिस्कस किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।